है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। सही है। और दूसरा कहता है कि न्यूजीलैंड में माउंट रुआपेहू रिंग ऑफ फायर में अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये भी सत्य बात है। तो हमारा एक तरह का ये जो है फैक्चुअल कंटेंट है, एक तरह का फैक्चुअल बात है, इसको जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा सी इज राइट आंसर। थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वो पृथ्वी की 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के 90% भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत जुआर डे फ्यूका, कोकोस, भारतीय, ऑस्ट्रेलियन, नाजका, उत्तरी अमेरिकी, फिलीपींस प्लेट इत्यादि टेक्टोनिक प्लेटें शामिल हैं, जिसमें 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है शामिल होता है। सक्रिय ज्वालामुखियों में जो है माउंट रुआपेहू है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्राकाटो एक द्वीपीय ज्वालामुखी है जिसमें रुआपेहू की तुलना में कम उद्गार होता है, लेकिन ये काफ़ी विशिष्ट है। और एक और है जो काफ़ी ज़्यादा जो है विस्फोटक है, माउंट फ्यूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो जापान का सबसे ऊंचा और सबसे प्रसिद्ध पर्वत माउंट फ्यूजी रिंग ऑफ फायर में ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होती है। सही है। किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाई में किसी राज्य की राजभाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। सही है। तीसरा कहता है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। ये गलत है। तो पहला दूसरा सत्य होता है, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 जो है ये उल्लेख करता है कि जब संसद कानून द्वारा ऐसा उपबंध न करे, जब तक कि संसद कानून द्वारा ऐसे उपबंध न करे, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में ही होंगी। ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा पारित निर्णय, डिक्री या न्यायिक आदेश इसके संबंध में नहीं। दूसरे शब्दों में आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि न्यायालय की निर्णय, डिक्री और आदेश केवल अंग्रेजी में ही रहने चाहिए जब तक कि संसद जो है ऐसे इसके संबंध में कोई उपबंध न करे। ठीक है। और शास्त्रीय भाषा के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। ठीक है। तो पहला जो है तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में, यानी टोटल 6 हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 80 की तरफ चलते हैं। 80 कहता है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। और दूसरा कहता है कि अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। ये सही है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अधिक, ये तो गलत है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास अनन्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। राज्यसभा को केवल 14 दिन की समय दिया जाता है, वो उसके संबंध में जो इतना बड़ा जो है शक्तियाँ ग्रहण नहीं करती है। सारी शक्तियाँ जो है लोकसभा के पक्ष में ही है। ठीक है। तो अगर हमारा तीसरा गलत होता है तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो हमारा ए इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि उत्तरी अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अटलांटिक यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी नाटो का गठन जो है 1949 में किया गया था। सही है ये।
और दूसरा है इसमें ग्रीस और तुर्की वर्ष 1952, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वर्ष 1955 में शामिल हुए। सही है ये भी। वार्सा पैक्ट पर 6 पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी सही है। तो 81 का हमारा जो है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही अगर होते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। डी इज राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 कहता है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक विशेष स्वायत्त संस्थान है। और दूसरा कहता है यह संस्थान अनुसंधान, विकास, सौर घटक परीक्षण और प्रमाण क्षमता निर्माण, अनुप्रयोग और उसके विकास के हेतु अधिदेशित है। पहला जो है स्वायत्त संस्थान नहीं है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। और ये नहीं सॉरी एक चीज़ ध्यान रखिए, ये स्वायत्त संस्थान है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। तो पहला गलत होता है, दूसरा सत्य होता है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। यह सभी कृत्रिम दबावों के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वतंत्रता के नियमों का विरोध करता है। और दूसरा कहता है कि यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। उदारवाद के संबंध में बात की जा रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तीसरा कहता है कि आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्र तो नहीं आएगा, ये तो पहली बात गलत हो जाता है, सही। और यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ये बात भी गलत है। अगर और यह कृत्रिम दबावों के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का विरोध करता है, ये भी गलत है। तो हमारा बी ही तो बचता है जो सही है, जो राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। ठीक है, तो हमारा इसका बी इसे राइट आंसर हो जाएगा। उदारवाद एक तरह की विचारधारा है जो व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहनशीलता, सहमति के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, उस पर आधारित एक तरह की विचारधारा है। ठीक है, जो है इसकी बदलती प्रवृत्तियों के आधार पर अगर हम कुछ चर्चा करें तो इसमें नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद भी शामिल हो गया है। कभी कभी यह व्यक्तिवाद, कभी कभी लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र के साथ भी जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि भारतीय परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। सही है। इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है, ये भी बात सही है। तो उत्तर कोरिया के अलावा जो है भारत भी है, इंडिया भी है, इजराइल भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है, ये देश जो है शामिल हैं, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। 85 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट प्रसारित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में ये जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है स्थापित एक संगठन है। ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 कहता है कि आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आसियान को 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। सही है। आसियान क्षेत्रीय मंच, एशिया रीजनल पैसिफिक फोरम
में इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाते हैं, यानी सी इज राइट आंसर। थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। आसियान में जो है शुरू में 1967 में 5 देश आए थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन के संबंध में जो है हस्ताक्षर करने के बाद जो है आसियान के गठन की जो है बात की थी। प्राथमिक रूप से आसियान का उद्देश्य जो है आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक प्रगति हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, इसमें तेजी लाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। और दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत जो है कानून के शासन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। बाद में जो है ब्रुनई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, कंबोडिया शामिल होने वाले सदस्य हैं, जो टोटल मिलाकर के 10 सदस्य शामिल हो जाते हैं। तो आसियान में कुल 10 देश हैं। ठीक है। 1994 में शुरू किया गया आसियान का ARF यानी इंडो पैसिफिक के संबंध में जो फोरम है वो सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से इसके सदस्य देश वर्तमान और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया हमारा। अच्छा नहीं, 87 बाकी है। 87 कहता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में चार्टर में हस्ताक्षर के द्वारा की गई थी। सार्क का गठन जो है ढाका चार्टर के द्वारा 1950 में की गई थी। ये बात सही है। मॉरिशस सार्क का पर्यवेक्षक देश है। ये सही है। साफ्टा सार्क का एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। ये भी सही है। तो हमारा डी इस राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी और चीज़ जान लेते हैं। सार्क का गठन जो है 8 दिसंबर 1985 ढाका के चार्टर के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद की गई थी। ये बात ठीक है। और 1980 में ये जो है पहली बार अस्तित्व में आया। इसमें 7 संस्थापक देश में बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श करने के बाद जो है इनकी पहली मुलाकात 1981 में कोलंबिया में हुई थी। और अफगानिस्तान 2005 में शामिल हुआ, जो 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन सार्क का हुआ था, उसमें एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इसका मुख्यालय यानी सार्क का मुख्यालय जो है सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। 8 सदस्य देश शामिल है। इसमें भूटान हो गया, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। 9 पर्यवेक्षक देश हैं। इसमें थोड़े 2-4 को जान लेते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, ईरान हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, मॉरिशस हो गया, USA हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, टोटल 9 पर्यवेक्षक देश हैं। साफ्टा के संबंध में जो है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के का एक तरह का जो है एक क्षेत्र है, जिसमें देश में मिलकर के आपस में मुक्त व्यापार क्षेत्र को निर्मित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र राज्यों का एक संयुक्त मंच है। सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। सही है। तीसरा कहता है GST परिषद की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होती है। ये गलत है। प्रत्येक माह में नहीं, प्रत्येक 3 माह में, माने तिमाही में एक न एक बैठक होना अनिवार्य है। तो हमारा पहला और दूसरा सही होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। और 88 के संबंध में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। आर्टिकल 279A यानी अनुच्छेद 279A में को जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी GST केंद्र और राज्यों के संबंध में एक तरह का मंच प्रदान करता है। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। केंद्र राज्य मंत्री, राजस्व प्रभार, वित्त मंत्री ये सदस्य होते हैं। वित्त या कर निर्धारण प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा निर्मित कोई अन्य मंत्री जो सदस्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ बताते दिया मैंने आपको फिर से बता देते हैं। परिषद की एक बैठक जो है विधिवत रूप से गठित की जाती है। इसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसमें कम से कम आधे सदस्य जो है मौजूद होने चाहिए। वित्त मंत्री के प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM
को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। ये बात सही है। और दूसरा कहता है कि पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। ये भी सही बात सही है, गोवा विधानसभा चुनाव में ही किया गया था 89 के संबंध में। तो पहला अगर सही हो जाता है और दूसरा भी सही हो जाता है तो हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। सी राइट आंसर। ओके, 90 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि उसमें नेता दिए गए हैं और उनके संबंध में उनकी पार्टियां जिससे वो जुड़े रहे हैं वो उनके सामने लिखा गया। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है यानी कौन कौन से युग्म सही है। ठीक है, तो 90 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI SA डांगे ये जो है तो ये भी सही है। और समय पर प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी ये भी सही है। मीनू मसानी ये सोशलिस्ट पार्टी से नहीं थे। और अशोक मेहता, मीनू मसानी जो है सोशलिस्ट पार्टी, जबकि अशोक मेहता जो है सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। और स्वतंत्र पार्टी मीनू मसानी बिलोंग करते थे। तो तीसरा गलत हो जाता है, चौथा गलत हो जाता है, तो दो ही हमारे सही बचते हैं। तो हमारे केवल दो ही युग्म सही होंगे यानी बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 91 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि यहाँ पर देशों के बीच होने वाले जो एक्सरसाइजेज हैं इसके संबंध में बताया गया कि किन किन देशों के बीच होती है। हमें बताया गया इसमें से कौन सा कथन सही सुमेलित है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, ये तो सही है। नोमैटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होती है, ये भी सही है। इंद्र इंडिया और रसिया के बीच होती है, ये भी बात सही है। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, ये भी बात सही है। तो सभी सही हैं, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। भारत के योजना आयोग के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कहता है कि जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। गलत, सही है ये। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना ही की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। नहीं, भारी उद्योग नहीं था, गलत है। तो हमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें हमारा बी जो है सही हो जाता है ना, बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा और जान लेते हैं। 1950 में भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो है टॉप टू बॉटम एक तरीके की योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता जो है कृषि हो गया, औद्योगिक हो गया, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को वैचारिक ढांचे के अंतर्गत लाने के संबंध में की गई थी। तो हमारा दूसरा गलत होता है, पहला सही होता है। तो बता दिया मैंने, बी इज राइट आंसर। चलिए 93 की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कोन्याक ट्राइब किससे संबंधित है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। अरुणाचल भी है, नागालैंड भी है, आसाम भी है। तो डी हमारा सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। 94 कहता है निम्न से किस प्रकार के जल संसाधनों में केज एक्वाकल्चर तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? झील हो गया, जलाशय हो गया, तालाब हो गया, जलधारा हो गया, नदी हो गई। चारों के चार, पाँचों के पाँचों में हम जो है केज एक्वाकल्चर का प्रयोग करके कृषि कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। इसमें बहुत कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, सब लोगों को पता होगा मोस्टली। 95 कहता है कि चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, सही है। यह गांधीवादी दर्शन में नीति शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था, ये भी सही है। तो हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरू किया गया था। ठीक है, 1996 96 जो है क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि किस विधि शास्त्री ने दैवभाग की व्याख्या की है? ये एक तरीके का जो है
जीमूत वाहन, ये एक तरीके का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अगर जानने की कोशिश करें हम, तो हिंदू कानूनों की प्राचीन शाखाएं जो होती हैं 2 प्रकार की थी। उसमें एक थी मिताक्षरा और एक था दैभागा। दैभागा को जो बंगाल शाखा भी बोला जाता है। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो हिंदू कानून के संहिताबद्ध किए जाने से पहले ये अस्तित्व में थी। ठीक है, बंगाल और असम में दैभाग शाखा की स्थापना की गई थी। पूरे भारत में बंगाल और असम को छोड़ करके मिताक्षरा शाखा की स्थापना हुई थी। मिताक्षरा और दैभाग शाखा पर लिखने वाले 2 प्रमुख व्याख्याकर्ता विज्ञानेश्वर और जीमूत वाहन। तो जीमूत वाहन तो हमें यहाँ मिल गया, तो ये हमारा सही हो जाता है। थोड़ा सा और जानने, मिताक्षरा शाखा जो थी, ये मिताक्षरा शाखा की याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा निर्धारित एक टीका के माध्यम से हुई थी, जबकि दैभाग विधि शाखा जो है जीमूत वाहन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक के माध्यम से हुई थी। और मिताक्षरा में जो है बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़ इत्यादि चीज़ें जो हैं, इत्यादि शैलियाँ जो है वो विभाजित की गई हैं, जबकि दैभाग में बंगाल और असम के संबंध में प्रभाव दिखाई देता है। मिताक्षरा में जन्म से ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में पुत्र को हिस्सेदारी दी जाती है, जबकि दैभाग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है पुत्र का संपत्ति पर जन्म से कोई स्वतः अधिकार नहीं होता है, परंतु अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वतः ही अधिकार को प्राप्त कर लेता है। और मिताक्षरा में एक पिता के संपूर्ण जीवन काल के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को कार्पशनरी का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, और दैभागा में पिता के जीवन काल में पुत्र को कार्पशनरी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कार्पशनरी के संबंध में मिताक्षरा में परिभाषा नहीं दी गई है, जबकि दैभागा में परिभाषित किया गया है। पत्नी बंटवारे की मांग कर सकती है मिताक्षरा विधिवत शाखा के अंतर्गत, जबकि दैभाग में जो है महिलाओं के लिए समान अधिकार मौजूद नहीं है, क्योंकि पुत्र बंटवारे की मांग नहीं कर सकता है और पिता ही इसका पूर्ण मालिक होता है। चलिए, मैंने आपको काफ़ी जो है डीप में जाकर के इसको समझा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 कहता है कि निम्नलिखित कौन से देश जो है ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं? तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। इंडिया नहीं करता है, कतर नहीं करता है। ठीक है, अगर हम पहला ही अगर हटा लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट करने के बाद भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो हमारा आंसर डी इज राइट आंसर। 98 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? पहला है जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये चारों के चारों जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में जो है अधिकार प्रदान करते हैं। तो हमारा डी इज राइट आंसर हो जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके संबंध में कभी कभी जो है मिलान करने के लिए पूछ लेता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि तिब्बती बौद्धों के अनुसार दलाई लामा रत्न संभाव के प्रतीक हैं। सही है। महायान बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर अनंत करुणा और दया के बोधिसत्व हैं। ये भी सही है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों सही होता है, तो सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं, यानी हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा ये। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित एस में उपयुक्त में से कौन सी ऐसी भारी धातुएं पाई जाती हैं? आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी। चारों के चारों जो हैं ये एस के अंतर्गत पाई जाने वाली भारी धातुएं हैं। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं इसमें, एक्सावेलेंट क्रोमियम होता है। ये सारी चीज़ें जो है बिजली संयंत्र में अपशिष्ट के रूप में जो बचते हैं, जो कोयला से जलने वाले जो बिजली संयंत्र होते हैं, तो उसमें अपशिष्ट के रूप में आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, सारी चीज़ें जो है भारी धातुओं के रूप में अवशेष के रूप में बच जाती हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश जो है कोयला के जलने के बाद जो है प्राप्त जो कोल होता है, जो ऐश होता है, उसी को कोल ऐश, उसमें कई बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फ्लाई ऐश उसी में कोल के जलने के बाद का ही एक तरह का बाई प्रोडक्ट है। महीन कणों वाला पाउडर की तरह जो है एक तरह का पदार्थ होता है,
जिसमें प्रमुख रूप से सिलिका होता है जो बॉयलर में बारीक पिसे हुए कोयले के जलने से बनता है। बॉटम ऐश जो होता है मोटे राख का कड़ होता है, ठीक है। और बॉयलर स्लैग जो होता है ये स्लैग टैप और साइक्लोन प्रकार की भट्टियों से निकला हुआ पिघला हुआ बॉटम ऐश होता है। यह पानी से ठंडा किए जाने के बाद चिकने कांच की तरह दिखाई देता है। और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन पता है कोयले से चलने वाले बॉयलर से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया के बाद बच जाता है। यह गीली कीचड़नुमा हो सकता है। इसके और भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरलीकृत हो गया, बेडल कंबंसन हो गया, ऐश हो गया, सोनोफियर स्क्रबर इत्यादि। तो ठीक है, आज हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं पहले टेस्ट के, और हमारा आज दूसरा टेस्ट हो गया है, ठीक है। तो अब उसके संबंध में जो है पहला वीडियो 1-2 दिन के अंदर में अंतर्गत आ जाएगा। तब तक आप लोग जो है ये 61 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कशन किए हुए हैं उनको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अच्छे से उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। और इसके पहले और दूसरा तीसरा जो हमारा इसका वीडियो बनाया गया है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसका भी लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा। अब ये एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों को जो है इसका डिस्कशन करने के बाद आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।